नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत मिशन ज्ञान के सीईटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बेटा, अपन भारत में बैंकिंग व्यवस्था पढ़ रहे हैं। सीईटी में हमारे सिलेबस में ये डाला हुआ है और इसके 4 पार्ट अपन कर चुके हैं। इसमें आरबीआई के बारे में अपन ने बैंकिंग का विकास क्रम देखा, आरबीआई को देखा, कॉमर्शियल बैंकों को देखा और कोऑपरेटिव बैंकों को देखा। आज की जो क्लास है उसमें अपन आरआरबी रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात करेंगे और अन्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिएगा, बात कर रहे हैं अपन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात कर रहे हैं। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इनको कहते हैं आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, ये पूछे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना है वो किस समिति की सिफारिश पे हुई थी। तो नारीमन समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। कौन सी समिति? नारीमन समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। बेटा, वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य आप देखें कि क्या उद्देश्य था, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य रहा है गांवों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर जो वर्ग हैं, गांवों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर जो लोग हैं, उनको स्थानीय स्तर पर ही, स्थानीय का मतलब गांव में ही ऋण उपलब्ध करवाना। गांवों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर जो वर्ग हैं उसको स्थानीय स्तर पर ही ऋण उपलब्ध करवाना, गांव के लोगों को गांव में ही ऋण उपलब्ध करवाना, ताकि वो महाजनों के ऋण जाल में ना फंसे और उनका शोषण ना हो। तो कुल मिला के जो गांव के गरीब लोग हैं उनको स्थानीय स्तर पर ऋण उपलब्ध करवाने, स्थानीय स्तर पर उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की है, ताकि वो महाजनों के ऋण जाल में ना फंसे और शोषण का शिकार ना हो। इस उद्देश्य को लेकर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है। दोस्तों, ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1975 को जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी तब इनकी संख्या कितनी थी? 5 थी। 2 अक्टूबर 1975 को जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी तो इनकी संख्या कितनी थी? 5 थी। संख्या पूछे तो संख्या उस समय कितनी थी? 5 थी। कई बार पूछता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इन पे नियंत्रण किसका होता है, कंट्रोल्ड किसका होता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं कंट्रोल्ड बाई नाबार्ड। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऊपर जिसका नियंत्रण होता है वो किसका नियंत्रण होता है? नाबार्ड का इनके ऊपर नियंत्रण होता है। देखिए, इसके की पॉइंट्स देखते हैं। पहली बात तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना से संबंधित समिति है वो कौन सी है? नारीमन समिति है, नारीमन। दूसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा है? ग्रामीण लोगों को स्थानीय स्तर पर ऋण उपलब्ध करवाना। स्थानीय का मतलब गांव के लोगों को गांव में ही ऋण उपलब्ध करवाना इन बैंकों की स्थापना का उद्देश्य रहा है। दूसरी बात, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को इनकी स्थापना हुई थी और स्थापना के समय इनकी संख्या थी वो कितनी थी? 5 थी। बेटा जी, अब स्थापना के समय इनकी संख्या 5 थी तो ये कहाँ कहाँ थे? स्थापना के समय इनकी संख्या कितनी थी? 5 थी। एक तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में ये 2 जगह स्थापित हुए थे, एक तो मुरादाबाद में और दूसरा गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश राज्यों में तो कितनी हो गई? 2 हो गई। हरियाणा राज्य में एक था, वो था भिवानी, तो एक का हो गया, हरियाणा में हो गया जो भिवानी में था। राजस्थान में इसकी संख्या 1 थी और राजस्थान में ये जयपुर में स्थापित किया गया तो 1 राजस्थान में हो गया। एक पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में वालदा मालदा, ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया और इसकी संख्या भी कितनी थी? 1। तो देखो 2, 3, 4, 5, टोटल कितने हो गए? 5।
तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो कि 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। और स्थापना के समय इनकी संख्या कितनी थी? स्थापना के समय इनकी संख्या है वो 5 थी। फिर बेटा जी 2005 तक आप देखें तो 2005 तक इनकी संख्या निरंतर बढ़ती गई, निरंतर बढ़ रही थी। पर बाद में 2005 के बाद आप देखें तो घाटे में चलने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्या करें? मर्ज करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उनकी समय पे वसूली नहीं हो पाती है, और समय पे वसूली न हो पाने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो घाटे में चल रहे हैं। और घाटे में चलने के कारण इनको सरकार अब क्या कर रही है? इनको मर्ज कर रही है। और बेटा जी मार्च 2020 में आप देखें तो मार्च 2020 में इनकी संख्या केवल और केवल कितनी रह गई? 43 रह गई, 43 रह गई है। तो ध्यान रखना, स्थापना के समय इनकी संख्या 5 थी। 2005 तक स्थापना हुई, 1975 में तो स्थापना हुई। स्थापना के समय इनकी संख्या केवल कितनी थी? 5। 2005 तक इनकी संख्या निरंतर क्या करी है? 2005 तक इनकी संख्या निरंतर बढ़ी है। और घाटे में चलने के कारण 2005 के बाद इनको क्या कर रहे हैं? इनको मर्ज कर रहे हैं। और बेटा इनकी संख्या अब क्या कर रही है? घट रही है। और मार्च 2020 तक आप देखें तो इनकी संख्या केवल कितनी रह गई? 43 रह गई है। घट क्यों रही है? घटने का कारण मैंने बता दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें इनके द्वारा जो ऋण दिए गए हैं और ऋणों की समय पे वसूली नहीं हो पा रही है, ऋणों की डूबत हो गई है। और ऋणों की डूबत होने के कारण अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो घाटे पे चल रहे हैं। और घाटे में चलने के कारण सरकार इनको आपस में मर्ज कर रही है। और मार्च 2020 में आप इनकी संख्या देखें तो केवल 43 रह गई है। फिर ध्यान रखना बेटा, कई बार पूछ लेता है कि भारत के किन राज्यों में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो बेटा सिक्किम और गोवा, ध्यान रखना, जिनमें आरआरबी नहीं है, आरआरबी नहीं है। कि भारत के कौन से 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो एक तो है इसमें सिक्किम और दूसरा इसमें गोवा। सिक्किम और गोवा 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें बेटा भारत में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। फिर अपन देखते हैं अन्य वित्तीय संस्थाएं, यानी भारत में अन्य वित्तीय संस्थाएं कौन सी है जो उद्योगों को, कृषि को वित्त उपलब्ध करवाने का काम कर रही हैं। हालांकि इसकी चर्चा अपन ने इंडस्ट्री वाले पार्ट में भी की है। अन्य वित्तीय संस्थाओं की बात अपन करें, इंडस्ट्री में नहीं, राजस्थान की इंडस्ट्री थी इसलिए ये बात नहीं हो पाई, तो यहाँ ये बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि अपने सिलेबस में राजस्थान की इंडस्ट्री थी तो वहाँ ये बात नहीं हुई है। औद्योगिक विकास की संस्थाएं, बेटा पहली औद्योगिक विकास की संस्था है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, IFCI, इंडिया बेटा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। IFCI है, इसकी स्थापना 1948 में हुई। और ध्यान रखना IFCI है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बेटा नई दिल्ली में है। ये औद्योगिक विकास के लिए संस्था है। फिर है भारतीय यूनियन ट्रस्ट, भारतीय यूनियन ट्रस्ट, इसको कहते हैं UTI, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। UTI की स्थापना 1 फरवरी 1964 को हुई थी। और इसका मुख्यालय भी कहाँ? इसका मुख्यालय भी बेटा बम्बई में है। तीसरी संस्था आप देखें तो तीसरी संस्था है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ये बेटा भारत में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था है। ये भारत में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था है। बेटा प्रश्न पूछता कई बार कि भारत में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो भारत में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं IDBI। IDBI की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1964 को। और इसका मुख्यालय भी कहाँ? इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। फिर आप देखें चौथा है भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम इसको कहते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। LIC की स्थापना है 1 सितंबर 1956 को हुई। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है।
बेटा एक बार सेकंड ग्रेड टीचर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया कि LIC दिवस कब मनाया जाता है। तो LIC दिवस है ये बेटा जी 1 सितंबर को मनाया जाता है। तो LIC है ये भी लोगों का लाइफ का इंश्योरेंस करती है, फंड जुटाती है, और वो फंड है वो उद्योग इंडस्ट्री को और अन्य जो सरकार को बेटा वित्त के रूप में, फाइनेंस के रूप में उपलब्ध करवाने का काम करती है। फिर अगला है GIC, अगला है सामान्य जीवन बीमा निगम, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1972 को। 22 नवंबर 1972 को इसकी स्थापना हुई, और इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय वो भी कहाँ, मुंबई में है। बेटा जी ध्यान रखना है, थोड़ा समझ लेना। बीमा करने वाले दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक तो है LIC और एक है GIC। मानव जीवन का बीमा, ह्यूमन लाइफ का बीमा, मानव जीवन का बीमा है। मानव जीवन का बीमा है वो तो कौन करती है, LIC। और वस्तुओं और सेवाओं का बीमा, वस्तुएं और सेवाओं का बीमा है वो कौन करती है, वस्तुओं और सेवाओं का बीमा है वो GIC करती है। पहले बात तो थोड़ा पता होना चाहिए बीमा करवाया क्यों जाता है। आजकल हर चीज़ का बीमा होता है, लाइफ का बीमा होता है, स्वास्थ्य का बीमा होता है, दुर्घटना का बीमा होता है, मकान का बीमा होता है, दुकान का बीमा होता है, गाड़ी का बीमा होता है, फ़ोन का भी बीमा होता है, आग का बीमा होता है, यात्रा का बीमा होता है। आजकल हर चीज़ का क्या होता है, बीमा। बेटा बीमा क्यों करवाया जाता है? बीमा है संभावित जोखिम से अपने आप को बचाने के लिए बीमा करवाया जाता है। संभावित जोखिम से बचाने के लिए, संभावित जोखिम से अपने आप को बचाने के लिए बेटा वो बीमा करवाया जाता है। संभावित जोखिम क्या है? जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने कार खरीदी। अब कार खरीदी है तो बेटा ऐसा तो है नहीं कि कार को शो पीस के रूप में अपने पार्किंग में खड़ा रखेगा, बाहर ही नहीं निकालेगा। अब कार खरीदी है तो संभावना है कि चलती हुई कार है, किसी से भिड़ जाए। संभावना है कि चलती हुई कार है उसमें आग लग जाए। संभावना है कि कार को बाहर खड़ी की, कार का कोई पार्ट चोरी हो जाए। संभावना है कि पूरी की पूरी कार है वो क्या हो जाए, चोरी हो जाए। तो ये कार से संबंधित संभावित क्या है, जोखिम है। और इन जोखिमों से अपने आप को बचाने के लिए बेटा कार मालिक है वो कार का क्या करवा लेता है, बीमा करवा देता है। ठीक है, बीमा कंपनी से कार का क्या करवा लिया, बीमा करवा लिया। अब बीमा करवाने के बाद में चाहे कार ठुक गई हो, बीमा करवाने के बाद में चाहे चलती हुई कार में आग लग गई हो, बीमा करवाने के बाद में कार का कोई पार्ट चोरी हो गया या पूरी कार चोरी हो गई हो, तो इसके लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी होती है। बीमा कंपनी उत्तरदायी होती है। अगर आपने अपनी कार का बीमा करवा रखा है तो ध्यान रखना, कार के साथ में जो भी संभावित जोखिम होती है उस संभावित जोखिम की क्षतिपूर्ति है वो बीमा कंपनी के द्वारा दी जाती है। तो बीमा करवाया क्यों जाता है? बीमा करवाया जाता है अपने आप को संभावित जोखिम से सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को संभावित जोखिम से बचाने के लिए बेटा वो बीमा करवाया जाता है। अब ध्यान रखना, वस्तुओं और सेवाओं का बीमा कौन करती है? GIC करती है। और GIC है वस्तु और सेवा के बदले देती है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है। और GIC की स्थापना भी अपने बताया 1972 में हुई है। देखिए GIC के साथ क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। GIC क्षतिपूर्ति करती है। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु की क्षतिपूर्ति की जा सकती है। अगर एक्सीडेंट में कार का बोनट टूट गया तो जो टूटा हुआ बोनट है उसको हटा दिया जाएगा, दूसरा बोनट लगा दिया जाएगा। तो वस्तु और सेवाओं की तो क्षतिपूर्ति हो जाती है। पर मेरे बच्चों ध्यान रखना, ह्यूमन लाइफ का जो बीमा होता है इसके साथ में क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं होता है, इसके साथ आर्थिक सहायता होती है। आर्थिक सहायता होती है या क्षतिपूर्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको पता है ह्यूमन की कभी क्षतिपूर्ति हो ही नहीं सकती। अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रखा था, उसकी दुर्घटना हुई और दुर्घटना में उसकी एक आंख चली गई,
आँख खत्म हो गई तो क्या बीमा कंपनी उसकी आँख के बदले आँख दे सकती है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी लाइफ का बीमा करवा रखा था, दुर्घटना में उसका पैर कट गया, क्या बीमा कंपनी पैर के बदले नया पैर दे सकती है? नहीं दे सकती। ह्यूमन लाइफ की कभी क्षतिपूर्ति नहीं होती है। ह्यूमन लाइफ में तो बेटा जी क्या दी जाती है? ह्यूमन लाइफ में आर्थिक सहायता दी जाती है, क्षतिपूर्ति नहीं होती है। और ये आपको पता ही है। LIC की स्थापना है वो कब हुई है? LIC की स्थापना 1956 में हुई है। LIC और GIC दोनों का मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है। फिर अपन बात करें बेटा नाबार्ड। तो नाबार्ड है, ये भी वित्त की प्रमुख संस्था है नाबार्ड, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है और नाबार्ड का मुख्यालय वो भी क्या है? मुंबई में है। नाबार्ड के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नाबार्ड से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। 3-4 प्रश्न हैं नाबार्ड के बारे में, वो मैं लिख देता हूँ कि नाबार्ड क्या है, स्थापना कब हुई है, किस समिति की सिफारिश पे हुई है, हेड ऑफिस कहाँ है। तो देखिए अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा नाबार्ड, NABARD नाबार्ड। सबसे पहली बात तो कि नाबार्ड है क्या? तो नाबार्ड भारत का राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। ग्रामीण विकास बैंक है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड भारत का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। दूसरी बात, नाबार्ड की पूछता स्थापना सबसे ज़्यादा प्रश्न ये आता है। तो नाबार्ड की स्थापना है ये हुई थी बेटा 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। फिर पूछे कि किस समिति की सिफारिश पे? तो समिति है शिव रमन समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी। पूछ ले कि किस 5 ईयर प्लान के दौरान, यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। बेटा नाबार्ड का पूछे हेड ऑफिस कि नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ है? तो नाबार्ड का हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछे कि वर्तमान समय में, आज बात कर रहा हूँ मैं दिसंबर 2022 में, यानी वर्तमान समय में वर्तमान समय में नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो हैं GR चिंताला। GR चिंताला, गोविंद राजजू चिंताला है, वो नाबार्ड के क्या है? वर्तमान समय में अध्यक्ष है। बेटा नाबार्ड है, इसको कृषि वित्त की शीर्ष संस्था कहते हैं, टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। भारत में कृषि वित्त की शीर्ष संस्था है वो तो नाबार्ड है, और औद्योगिक वित्त की शीर्ष संस्था है वो IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। बेटा जी ध्यान रखना, नाबार्ड है ये कृषि कार्यों के लिए 3 प्रकार का वित्त उपलब्ध करवाता है। शॉर्ट टर्म लोन भी देता है, मिड टर्म लोन भी देता है और लॉन्ग टर्म लोन भी देता है। नाबार्ड कृषि कार्यों के लिए 3 प्रकार का फाइनेंस है वो उपलब्ध करवाने का काम करता है। पर मेरे बच्चों ध्यान रखना, नाबार्ड का किसानों के साथ कोई संबंध नहीं होता। ये तो नाबार्ड है, ये फार्मर है। नाबार्ड का किसानों के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। ये नाबार्ड है, ये फार्मर है, इन दोनों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, यानी नाबार्ड डायरेक्ट किसानों को ऋण नहीं देता है। इन दोनों के बीच में एक संस्था होती है RRB, रीजनल रूरल बैंक। बेटा नाबार्ड किसको लोन देता? नाबार्ड लोन देता RRB को, और RRB किसको फाइनेंस देता है? किसानों को। इसीलिए थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऊपर कंट्रोल जो होता है वो बेटा जी किसका होता है? नाबार्ड का होता है। तो ये नाबार्ड से जुड़ी हुई बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर हैं 7वीं संस्था है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, IIBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना बेटा 1985 में हुई थी, 20 मार्च 1985 को, और इसका हेड ऑफिस है वो कहाँ है? इसका हेड ऑफिस कलकत्ता में है। फिर है ये जो अभी 8वें नंबर पे है, इसी बार कॉमर्स व्याख्याता में पूछा हुआ प्रश्न है,
आयात निर्यात बैंक, जिसको एग्जिम बैंक भी कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई है। और बेटा इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी कहा जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय तो मुंबई में है। फिर है राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल आवास बैंक है, राष्ट्रीय आवास बैंक है, इसकी स्थापना है वो जुलाई 1988 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। फिर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको कहते हैं सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स कॉल्ड सिडबी। बेटा सिडबी है, सिडबी की स्थापना है ये तो एक्चुअल में 1989 में हो गई थी। स्थापना है ये तो 1989 में हो गई थी, पर सिडबी ने अपना काम शुरू किया 2 अप्रैल 1990 से। सिडबी की स्थापना 1989 में हो गई थी। सिडबी ने अपना काम शुरू किया वो 2 अप्रैल 1990 से किया है। और सिडबी का मुख्यालय हमारे से पूछता है तो सिडबी का मुख्यालय बेटा लखनऊ में है। और सिडबी लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाने वाला बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए ये भारत में औद्योगिक विकास की कुछ शीर्ष संस्थाएं देखी है। फिर बैंकों से जुड़े हुए कुछ नोट हैं। भारत में महिला बैंक की स्थापना, भारत में महिला बैंक स्थापित किया गया था, जिसको अब तो एसबीआई में मर्ज कर दिया गया है। तो भारत में महिला बैंक की स्थापना इंदिरा गांधी के 96 बर्थडे पे की थी 19 नवंबर 2013 को। तो बेटा बम्बई में तो इसकी स्थापना की थी और दिल्ली में इसका मुख्यालय रखा गया था। बम्बई में स्थापना की थी और जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी, वो 13 मार्च 2014 को हुई थी। ध्यान रखना मुंबई में तो 19 नवंबर 2013 को हुई थी और जयपुर में 13 मार्च 2014 को हुई थी। ध्यान रखना बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी और हेड ऑफिस इसका रखा गया था, वो रखा गया था दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस रखा गया था। फिर है नाबार्ड है, इसमें सरकार और आरबीआई की हिस्सेदारी है, वो 99:1 है। 99% हिस्सेदारी है वो आपकी गवर्नमेंट की होती है और 1% हिस्सेदारी है वो आरबीआई की होती है। जो आरआरबी होते हैं इनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो उसका प्रवर्तक बैंक है उनकी हिस्सेदारी पूछ ले तो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है वो 50% होती है, राज्य सरकार की हिस्सेदारी 15% होती है और जो उसका प्रवर्तक बैंक होता है उसकी हिस्सेदारी 35% होती है। दोस्तों 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई के समूह बैंक, मैंने पढ़ाया था एसबीआई के कितने समूह बैंक? 7 थे, इसमें एक तो 2008 में मर्ज हो गया था, एक 2010 में हो गया था, बाकी 32 थे 5। उन 5 को 1 अप्रैल 2017 से एसबीआई में मिला दिया। और जो महिला बैंक है इसको भी किस में मर्ज कर दिया गया? एसबीआई में मर्ज कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में महिला बैंक अस्तित्व में नहीं है। महिला बैंक की स्थापना 2013 में हुई थी, पर 2017 में महिला बैंक है उसको भारतीय स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर है आरबीआई का जो संचालक मंडल है इसमें 21 सदस्य होते हैं। 21 सदस्यों में 1 गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होते हैं, 10 निदेशक होते हैं, 4 क्षेत्रीय निदेशक होते हैं और 2 सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के देखिए आरबीआई है, इसका संचालन है एक संपादक मंडल के द्वारा किया जाता है, एक संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। और संचालक मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 21 कैसी होती है? एक तो इसमें गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होते हैं, 10 इसके निदेशक होते हैं, 4 इसमें क्षेत्रीय निदेशक होते हैं और 2 सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। इस प्रकार इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 21 होती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष वो दिनेश कुमार खारा, डी के खारा वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक के इसके अध्यक्ष हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। फिर है देखो बेटा आरबीआई है, ये बैंकों को ऋण देता है और बैंकों से ऋण लेता भी है। आरबीआई बैंकों को 90 दिन तक की अवधि के लिए जो ऋण देता है, आरबीआई बैंकों को 90 दिन की अवधि तक के लिए, क्योंकि अपने कहा आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। और आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि आरबीआई बैंकों के जमाओं को स्वीकार भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर बैंकों को ऋण भी उपलब्ध करवाता है। तो बेटा जी आरबीआई बैंकों को 90 दिन तक की अवधि के लिए जो ऋण उपलब्ध करवाता है उसको तो कहते हैं अल्पकालीन ऋण।
और 90 मोर देन 90 डेज 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए जो ऋण उपलब्ध करवाता है उसको बेटा जी कहा जाता है वो दीर्घकालीन ऋण कहा जाता है। तो 90 दिन तक है तो अल्पकालीन है और 90 दिन से अधिक है तो उसको दीर्घकालीन ऋण कहा जाता है। ये बातें भी आपको जाननी चाहिए। तो देखिए ये तो अपने भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उनके साथ में अपने अन्य वित्तीय संस्थाओं की बात की है। राजस्थान में भी खासकर औद्योगिक विकास की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की 5 संस्थाएं हैं। इनको भी एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं क्योंकि प्रश्न आता है। तो बेटा एक तो है राजस्थान में राजस्थान वित्त निगम RFC, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन। RFC की स्थापना कब हुई? RFC की स्थापना 1955 में हुई। दूसरा राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं राजसीको, याद रखना इनको, 1961। तीसरा राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन को इसको कहते हैं राजकोन की स्थापना हुई 1978 में। चौथा है राजस्थान औद्योगिक विकास व निवेश निगम, राजस्थान औद्योगिक विकास व निवेश निगम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं अपन रिको। और रिको ने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया 1980। और पांचवा है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसको कहते हैं रूडा, RUDA, रूडा। और इसकी स्थापना हुई 1995 में। तो पहले तो इनकी स्थापना का वर्ष ध्यान रखना। पांचों की पांचों संस्थाएं, कोई सी भी पूछ ले, इन पांचों संस्थाओं का मुख्यालय है वो बेटा जी जयपुर में है। किसी का भी पूछ ले, पांचों का हेड ऑफिस है वो कहाँ है? मुख्यालय में है। RFC की बात करें, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें, तो RFC है, ये उद्योगों को 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने का काम करती है। तो उद्योगों को 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने वाली संस्था आपसे पूछी जाती है तो वो कौन सा? RFC है। RFC की स्थापना 17 जनवरी 1955 को हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है? जयपुर में है। दूसरा है राजसीको, 3 जून 1961। राजसीको बेटा, राजसीको राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो राजस्थान में लघु उद्योगों के विकास के लिए जो संस्था काम करती है उसका नाम राजसीको है। राजसीको की स्थापना 1961 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ? जयपुर में है। तो प्रश्न पूछे कि राजस्थान में लघु उद्योगों के विकास के लिए कौन सी संस्था काम करती है? राजस्थान में लघु उद्योगों के विकास के लिए जो संस्था काम करती है उसका नाम राजसीको है। फिर है राजकोन, राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटा कंसल्टेंसी शब्द आ गया तो अपने आप स्पष्ट हो गया, यानी राजकोन का काम क्या? राजकोन का काम है सहायता और परामर्श देना। उद्योगों को तकनीकी सहायता और परामर्श उपलब्ध करवाने का काम है वो राजकोन के द्वारा किया जाता है। राजकोन की स्थापना 1978 में हुई है और इसका मुख्यालय वो भी कहाँ है? जयपुर में है। फिर बात करते हैं अपन रिको की। बेटा रिको राजस्थान औद्योगिक विकास निवेश निगम है। रिको राजस्थान में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था है, टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान, दैट्स कॉल्ड रिको। बेटा रिको हैं, रिको ने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया 1980 से किया है। और आपको पता है राजस्थान में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए उत्तरदायी संस्था वो रिको ही है। रिको का मुख्यालय है वो भी कहाँ? जयपुर में है। फिर है रूडा, रूरल नॉन फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसको शॉर्ट में कहते हैं रूडा। रूडा की स्थापना है ये 1995 में हुई है। इसका मुख्यालय भी जयपुर में है। और रूडा का काम क्या है? रूडा का काम है ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना, ये रूडा का काम है। अब बेटा यहाँ एक बात आपको जान लेनी चाहिए क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ होता है। कई बार पेपर सेटर भी इसी गलती कर चुका है। बेटा रिको हैं, रिको कई किताबों में 28 मार्च 1969 में आपको लिखा मिलेगा, कुछ किताबों में 1980 लिखा मिलेगा। तो ये किताबों में ऐसा गड़बड़ क्यों हो रहा है तो मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा ऐसा हो क्यों रहा है आखिरकार, ये बात ध्यान रखना। रिको ने स्वतंत्र रूप से काम करना जो प्रारंभ किया है वो बेटा 1980 से ही किया है। देखिएगा 1969 में एक संस्था गठित की गई थी, राजस्थान
औद्योगिक खनिज विकास निगम। ठीक है, ये संस्था थी, इसका नाम था RIMDC, राजस्थान इंडस्ट्रियल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यानी 1969 में जब ये संस्था गठित हुई थी तो उद्योग और खनिज दोनों एक ही जगह थे, ये उद्योग रहा, ये खनिज रहा। पर बाद में क्या हुआ, और उस समय इस संस्था का नाम था, वो था RIMDC नाम था। बाद में हुआ क्या बेटा, बाद में 1979 में राजस्थान सरकार ने एक अलग संस्था गठित कर दी जिसका नाम था राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, खनिज विकास निगम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं RSMDC, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसका नाम था। बाद में देखिए यहां से खनिज अलग हो गया, और जब खनिज अलग हो गया तो केवल क्या बच गया, उद्योग बच गया। और केवल उद्योग बचा, इसका नाम जनवरी 1980 में इसका नाम है वो कर दिया गया राजस्थान औद्योगिक विकास, राजस्थान औद्योगिक विकास व निवेश निगम, राजस्थान औद्योगिक विकास व निवेश निगम, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं रिको। तो ध्यान रखना, रिको ने स्वतंत्र रूप में जो काम करना प्रारंभ किया है वो बेटा जी कब से किया, 1980 में किया है। अगर ये प्रश्न आपको दिया हो पेपर में कि रिको की स्थापना कब हुई, उसमें बेटा आपको 1980 विकल्प में नहीं दे रखा, तब तो 69 उत्तर करके आएंगे। और अगर 69 विकल्प में नहीं दे रखा तो 1980 करके आएंगे, और 69 भी दिया और 1980 भी दिया है, तो ऐसी स्थिति में सही उत्तर आपको 1980 करके आना है। क्यों? क्योंकि रिको ने स्वतंत्र रूप में जो काम करना प्रारंभ किया है वो 1980 से किया है। ऐसा संगणक के एग्जाम में हो चुका है। पिछला जो संगणक का एग्जाम हुआ तो उसमें बेटा क्या होता है, संगणक में 100 प्रश्न आते हैं, उसमें 30 प्रश्न तो जीके के आते हैं और 70 प्रश्न हैं वो इकोनॉमिक्स, स्टेट, कंप्यूटर और मैथ के आते हैं। तो ये प्रश्न दोनों पोर्शन में आ गया, जीके वाले पोर्शन में भी आ गया कि रिको की स्थापना कब हुई। तो उसमें तो विकल्प में दे दिया 1969, 80 कहीं विकल्प में ही नहीं दिया। और सब्जेक्ट में भी ये प्रश्न आ गया, 4 संस्थाएं दे दी, चारों संस्थाओं का मिलान दे दिया, और उसमें रिको के लिए जो वर्ष है 69 नहीं लिखा, 1980 लिखा। तो एक ही प्रश्न एक ही पेपर में 2 जगह आ गया और दोनों में उत्तर अलग अलग। तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ बोर्ड ने बेटा जीके वाला प्रश्न था उसको डिलीट कर दिया। जीके वाले में जिसमें कि उत्तर लिखा हुआ था 1969, 80 कहीं लिखा हुआ ही नहीं था, तो उसको डिलीट किया और 1980 वाला विकल्प था जो कि सब्जेक्ट पेपर में था उसको सही माना गया। तो ध्यान रखना, केवल आपको 69 देता, 80 कहीं दिया ही नहीं तो 69 उत्तर करके आना। केवल 80 दिया, 69 दिया ही नहीं तो 80 उत्तर हो जाएगा, कहीं दिक्कत ही नहीं है। पर अगर 69 और 1980 दोनों विकल्प में दे रखे हो तो ऐसी स्थिति में आपको 1980 को सही करना है, क्योंकि संगणक के एग्जाम में जो आपका अधीनस्थ बोर्ड है वो ऐसा कर चुका है। और यहीं पर हमारा बैंकिंग वाला पोर्शन है वो ख़त्म होता है। कल नए टॉपिक के साथ फिर से हमारी मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।